नमस्कार दोस्तों, एम के इन्फो एड्यूटेक चैनल के ऊपर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 1 जून 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। आज की वीडियो के अंदर हम जो मुख्य विषय हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें अरावली जो पर्वतमाला है वो कैसे भारत को रेगिस्तान बनने से बचाती है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस से मीजो फाइनेंस की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे भारत ओमान सीईपीए समझौते के क्या फायदे होंगे, और डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल सोवरेनिटी क्या है। और इसके साथ साथ ही कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, अरावली पर्वतमाला। रेगिस्तान के खिलाफ भारत की जो ये प्राकृतिक ढाल है। हाल ही में राजस्थान में आए धूल भरे तूफानों ने एक बार फिर से अरावती पर्वतमाला जो है उसके महत्व को उजागर किया है। दोस्तों, अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। तो ये किस तरह से हमको बचाती है, ये हमारे राजस्थान को मरुस्थल बनने से बचाएगी। थार मरुस्थल से आने वाली जो भी धूल भरी हवाएं हैं, जब अरावली से टकराती हैं तो उसकी गति कम हो जाती है, जिसके कारण धूल के कण जो है पश्चिम ढलानों पर ही जम जाते हैं। और जंगल की जो वनस्पतियां हैं धूल को रोकती हैं, साथ साथ में रेगिस्तान का विस्तार जो है पूर्व दिशा की ओर नहीं हो पाता। इस तरह से जो है अरावली उत्तर भारत की जो कृषि क्षेत्र हो गए और शहरों की धूल और जो मरुस्थलीकरण और जो है उसको मरुस्थलीकरण से बचाती है। तो समस्या क्या है? समस्या इसमें है अवैध खनन है, वनों की कटाई है, शहरीकरण और कृषि विस्तार। इन कारणों से अरावली जो है वो कमजोर होती जा रही है। समाधान की अगर हम बात करें तो उसमें भारत सरकार ने 2025 में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य है 29 जिलों में हरित क्षेत्र को बढ़ाना। 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि का पुनर्स्थापन करना और मरुस्थलीकरण को रोकना। अगर परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अरावली भारत की जो है प्राकृतिक एंटी डेजर्टिफिकेशन बैरियर है, जिसे कहा जाता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस का पुनः परिकलन। माइक्रो फाइनेंस से अब हम मीजो फाइनेंस की ओर जाएंगे। अब बात करेंगे हम इसकी माइक्रो फाइनेंस की। तो माइक्रो फाइनेंस का अर्थ है गरीब और जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं उनको छोटे ऋण उपलब्ध करवाना। भारत में ये मॉडल जो है विशेष रूप से महिलाओं और जो ग्रामीण परिवारों के लिए काफी सफल रहा है, जिसकी उपलब्धियां कुछ इस तरह से है कि 17 करोड़ से अधिक परिवार जो है एसएचजी जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बैंक लिंकेज प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए हैं। और साथ में जो लाखों महिलाओं को है आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है और छोटे व्यवसायों को इससे बढ़ावा मिला है। लेकिन समस्या क्या है? जब कोई छोटा व्यवसाय बड़ा होने लगता है ना तो उसे अधिक पूंजी चाहिए होती है और लंबी अवधि तक उन्हें ऋण चाहिए होता है। व्यवसाय के विस्तार के लिए विशेष जो वित्तीय सहायता चाहिए होती है। तो माइक्रो फाइनेंस इतनी बड़ी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। तो मीजो फाइनेंस क्या है, अगर इसके लिए हमें मीजो फाइनेंस की जरूरत क्यों है? तो मीजो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग के बीच का एक मॉडल है। ये माइक्रो फाइनेंस से बड़े ऋण देता है और बैंकों की तुलना में आसान शर्तें रखता है। छोटे व्यवसायों को मध्यम स्तर के उद्यम में बदलने में भी ये मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए माइक्रो फाइनेंस जो होता है, जैसे सिलाई मशीन खरीदना है। और अगर हम मीजो फाइनेंस है तो वो डेयरी यूनिट को स्थापित करें, या आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना। तो भारत में जो है वित्तीय समावेशन के अगले चरण के लिए जो मीजो फाइनेंस बेहद ज्यादा आवश्यक माना जा रहा है। बात करेंगे भारत ओमान सीईपीए 1 जून 2026 को। 1 जून 2026 से इंडिया ओमान सीएपी ए जो है वो लागू हो गया। अब सीएपीए होता क्या है? ये है कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक ऐसा व्यापारिक समझौता है जो केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं होता। इसमें सेवाएं होगी, निवेश हो गया, बौद्धिक संपदा होगी, सरकारी खरीद, प्रतिस्पर्धा नीति जो है, ये सब क्षेत्रों को कवर करेगा। इसमें एक प्रमुख लाभ होंगे कि भारत के जो 99.38% जो निर्यात को है ओमान है ड्यूटी फ्री करेगा। और ओमान ने भारत के लिए 127 जो है सेवा क्षेत्रों को खोला है। साथ साथ में भारतीय कंपनियों को कई क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति इसमें मिलेगी। तो ओमान का भारत के साथ क्या महत्व है? ओमान की भौगोलिक स्थिति जो है अत्यंत रणनीतिक से कह सकते हैं हम। इसके जो क्योंकि इसमें कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जो है सलालाह, दुक्कम, सोहार। तो भारत को जीसीसी देशों जो पूर्वी अफ्रीका के बाजारों तक पहुंच जो है इससे आसान हो जाएगी।
अगला टॉपिक हम कवर करेंगे डिजिटल संप्रभुता। क्लाउड कंप्यूटिंग के युग में किस तरीके से की जा सकती है। हाल ही में जो है नायरा एनर्जी और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड से जुड़ी जो घटना है ने भारत में जो है डिजिटल संप्रभुता की आवश्यकता को उजागर किया है। तो डिजिटल सॉवरेनिटी है क्या? किसी देश के लिए ये क्षमता कि वे अपने डेटा हो गया, उसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लाउड सर्विसेज हैं, एआई सिस्टम है, साइबर स्पेस है, पर इस पर स्वयं नियंत्रण रख सके, इसी को ही हम डिजिटल सॉवरेनिटी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज जो है बैंक हो गए, हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट्स होगी या जो भी बिजनेस है, सभी क्लाउड सेवाएं जो है सर्विसेज पे निर्भर करती है। यदि किसी विदेशी कंपनी द्वारा ये सेवाएं अगर बंद कर दी जाएंगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा और जो अर्थव्यवस्था है इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो भारत की इसमें उपलब्धियां हैं कि भारत ने मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, जैसे कि आधार है, आपका यूपीआई है, डिजी लॉकर है, ई साइन है, एवीडीएम है, ओएनडीसी है। तो ये सब जो भारत की डिजिटल क्षेत्र में उपलब्धियां हैं। फिर भी भारत के लिए काफी आगे चुनौतियां हैं, क्योंकि भारत अभी भी निर्भर है AWS पे, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर होगा, गूगल क्लाउड, ये सभी जो है विदेशी सेवाएं हैं। अगर आज ये बंद कर देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर संकट आ सकता है। साथ ही जो एआई मॉडल हो गया और सेमीकंडक्टर चिप्स है, ये सभी जो है भारत जो है बाहरी देशों से आयात करता है। अ, तो एक अगर निष्कर्ष इससे निकालें तो डिजिटल युग में डेटा नया एक ऑयल है, एक फ्यूल की तरह काम करता है, और जो डिजिटल संप्रभुता राष्ट्रीय सुरक्षा का नया आधार बन चुकी है। कुछ न्यूज हम पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। जैसे पीएम स्वनिधि योजना, इसके 6 वर्ष अभी पूर्ण हो चुके हैं। ये योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी के लोन प्रोवाइड किया जाए और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दें। साथ ही जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं है, इससे इनको जोड़ना है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म 1725 में हुआ था और डेथ 1795 में हुई है, मालवा राज्य की एक प्रसिद्ध शासक थी और फिलोसफर क्वीन के नाम से ये प्रसिद्ध थी। काशी विश्वनाथ और जो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में इनकी एक महत्वपूर्ण योगदान था, और महिला शिक्षा और विवाह पुनर्विवाह की ये समर्थक थी। तो तीसरा हम इसमें टॉपिक कवर कर रहे हैं शांग्री ला डायलॉग, जो अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें सिंगापुर में ये हुआ है। एशिया का जो प्रमुख रक्षा और सुरक्षा सम्मेलन इसे कहते हैं। हर वर्ष ये सिंगापुर में ही आयोजित किया जाता है। इसका जो आयोजक है वो होते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, IISS, लंदन। भारत ने इसी मंच पर वियतनाम और ब्रह्मोस मिसाइल आपूर्ति समझौते की पुष्टि हाल ही में की है। उसके अलावा बन्नी घास भूमि, ये कच्छ गुजरात में इसकी विशेषताएं हैं कि एशिया की ये सबसे बड़ी प्राकृतिक घास भूमियों से एक है, और 70 से अधिक घास की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। पशुपालन और जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में यहाँ पर क्या है कि प्रस्तावित की गई है सोलर परियोजना को लेकर पर्यावरण चिंताएं इसमें जरूर उठी हैं। तो दोस्तों, आज के जो डेली करंट अफेयर्स 1 जून 2026 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, यही थे। इसमें हमने पर्यावरण संरक्षण और वित्तीय समावेशन, भारत की जो विकास रणनीति के जो मूल स्तंभ है, अरावली ग्रीन वॉल हो गया आपका, इसकी पहल और जो मीजो फाइनेंस जैसे कदम सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैसे भारत और ओमान CEPA और स्वदेशी DPI भारत के जो समावेशी एवं सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख साधन है। इसके बारे में हमने आज चर्चा की है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा अगले करंट अफेयर वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।